से आप अपने दर्शकों का ख्वाब हो जाएं, फिर से आप अपने दर्शकों का ख्वाब हो जाएं। और मेरी और आसिफ साहब की तरफ से ये दुआ है कि आप फिर से सेहतयाब हो जाएं। वाह 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 डॉक्टर। वाह वाह वाह। इस दौरान 3 नस्लें जवान हो जाती हैं, तो जाहिर है वो मजहब के साथ उनका उतना लगाव तो ना रहा, अगरचे वो वहां पे 95% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है। तो जब ये रशिया का यूएसएसआर का जब खात्मा हुआ है, तो ये मसला खड़ा हुआ कि क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है एक पूरी नस्लें जो थी वो लिबरल थी, सेकुलर थी, और बहुत से थे और मुल्हिद थी। तो बहुत से जो लोग थे वो मजहब की तरफ जाना चाहते थे, एक वो बड़ा एलिमेंट था। दूसरी तरफ उसके साथ ही अफगानिस्तान बिल्कुल साथ लगता था, वहां पे जो खाना जंगी शुरू हो गई, को बैन कर दिया जाए, तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक दिन अमेरिका मुझे खुद बुलाएगा और अमेरिका उनको स्टेट गैस के, क्योंकि यहां षड्यंत्र रचा गया। और अगर वो इतने ही गलत थे ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे ज्यादा तो सिक्योरिटी सर्विसेज सऊदी अरेबिया की होंगी, यूएई की होंगी, जॉर्डन की होंगी। उन लोगों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। इसे कहते हैं थप्पड़ बाय द कर्मा। क्या आपने कहा कि वो मुसलमानों का हत्यारा है और मुसलमानों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, मुसलमानों ने। मुझे ना एक चीज याद आ गई, वो जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा। जब ये चल रहा था किसान आंदोलन ईस्ट पंजाब में, तो उस वक्त एक वीडियो मेरे पास पड़ा होगा, मैं शेयर करूंगा इनके साथ, तो रिबाहा जी के साथ, तो ये आपको भेजेंगी। उसमें एक बंदा ये बात कर रहा है कि ये वो जो जिसने कहा जा रहा है कि जो चाय बेचने वाला भी चाय ये नहीं बेचते थे, चाय इनके वालिद बेचते थे, वो पूरा एक फौजी का एक वीडियो है, एक वीडियो क्लिप। ये तो कहते वहां पे देते हुए किसी के सामान उठा के भाग गए थे, इस टाइप का बड़ा लंबा चौड़ा सा मजाहिया किस्म का है। तो ये फिर इनको वहां से ये भाग गए, तो इस तरह हुआ ये। वो मैं भेजूंगा रिबाहा जी आपको, वो अगला इसकी बल्कि क्या जरूरत है? प्रोग्राम। कल को कोई एक वीडियो ये बना दे, अभिषेक मिश्रा फ्रॉड आदमी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बाबा। तो भी हमें उसी तरह देखना चाहिए। और जो हिजाब है, स्पेसिफिकली जो हिजाब हम जिसे कहते हैं, हिजाब बेसिकली एक अरब से है। जिसे आप कहें कि जो हमारे यहाँ जो पंजाब में जिस तरह पर्दे का कॉन्सेप्ट है या चादर का कॉन्सेप्ट है, और तरह का है। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा है या अफगानिस्तान की तरफ है, वहां पे एक शटल कॉक टोपी बुरका टाइप वो लंबा सा पहना जाता है। देखिए, दुनिया में कोई किसी से नहीं बचा। अगर यहाँ पे आके औरंगजेब ने जजिया लगाने की कोशिश की, तो कर्म उसका ये हुआ कि रशियंस ने जाकर के पूरे सेंट्रल एशिया में से, जैसा आपको मियां आसिफ ने बताया, कि इस्लाम बैन कर दिया था। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम इंदिरा था। तो वो मुझे बता रही थी क्लास में, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में, कि सर हमारे पापा लोग बताते हैं कि कैसे अगर ना कुरान पकड़ जाती थी ना क्लास अपने घर से, तो रशियन सैनिक आकर के बट से वो पूरा हाथ मुंह तोड़ देते थे। ये हालत कर दी थी उन्होंने, बैन कर दिया था रिलीजन इस तरीके से। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है एक बार फिर से मियाँ आसिफ अली ने, जो कि दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और थैंक यू सो मच आसिफ साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों ने हमारे चैनल पर हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और मेरे इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी आपने जो है मुझे टाइम दे दिया, उसका जो है मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले आसिफ साहब बोल रहे। मैंने तो भी तो शुक्रिया अदा करना है, पता नहीं प्रोग्राम जब ये स्टार्ट करेंगी हम फिर बोलेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर साहब को बुलवा लीजिएगा, फिर मैं सर मैं बात करूँ। प्रोग्राम स्टार्ट कर चुकी हूँ। नहीं तो हमारी तरफ से आपको अच्छी सेहत की हम शुभकामना करते हैं। आशा है कि आपका अफ्तारी और रोजा अच्छे से बीता होगा। और आप सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद बहुत बहुत कि आपने हमें आमंत्रित किया अपने शो पर। इसके लिए हम आपके हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद विभा जी, एंड गेट वेल सून। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर आज हम जिस टॉपिक पे बात, जी जी आसिफ साहब। जल्दी जल्दी आप सेहत याब हो जाएं। आमीन, थैंक यू वेरी मच। आज हम जिस टॉपिक पे फिर बात से करने वाले हैं वो आप बहुत ही अपने दर्शकों का ख्वाब हो जाएं। फिर से आप अपने दर्शकों का ख्वाब हो जाएं। और मेरी और आसिफ साहब की तरफ से ये दुआ है कि आप फिर से सेहतयाब हो जाएं। वाह 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 डॉक्टर। वाह वाह वाह। बिल्कुल ये थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है उज़्बेकिस्तान की जानिब से, और उसमें कहा यह जा रहा है कि हिजाब को बैन किया गया है। क्या रीज़न्स हैं, इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं, ये आज डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आगाज़ हम आसिफ साहब से करते हैं। आसिफ साहब, आप लेकिन आगाज़ जो है हम उज़्बेकिस्तान की न्यूज़ के हवाले से करेंगे। तो आसिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस खबर की क्या डिटेल्स हैं, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, ये जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं जिनको हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी कहते हैं, ये तवील अरसा इनका रशिया के साथ गुजरा है, यूएसएसआर के साथ, सोवियत यूनियन के साथ। ये बेसिकली तुर्क रियासतें हैं सारी। तुर्क यहाँ पे स्टेट्स होती थी एक दौर में, ज़ार शाही के दौर में। उस दौर में उन्होंने इन पे कब्जा करने का आगाज़ किया, तवील अरसा इनकी जंगें चलती रहीं और ये वैसे बड़े उलूम व फ़नून के मराकज़ रहे हैं। ताशकंद है, बुखारा है, समरकंद है, इनका जो इस्लामी हवाले से जो इस्लामी हिस्ट्री है, इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहा है। और यहाँ से इल्म व फ़नून के जिसे कहते हैं कि समंदर निकले हैं, बड़े-बड़ी शख्सियात यहाँ से निकली हैं। इस्लामिक जो अहादीस की जो बेस है, इमाम बुखारी जो थे, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, वो वहीं से थे, बुखारा से। जो सादात हैं, जो पाकिस्तान में सैयद ज़्यादातर हैं, वो बुखारी सैयद ही होते हैं। इसी तरह समरकंद और ताशकंद से भी बहुत बड़े ये इल्मी मराकज़ रहे हैं और रूहानी सिलसिले यहाँ से निकले हैं। जो एक नक्शबंदिया सिलसिला है, जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत फैला, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद, उनका ताल्लुक भी वहीं से था। तो इस हवाले से ये एक बड़ा मरकज़ रहा है हमेशा से। लेकिन क्योंकि ये रूस के साथ था, तो पहले तो इनको एक दौर में जो मंगोल थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको रौंदा, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, यहाँ पे ख़ाज़म शाही सल्तनत का ख़ात्मा हुआ। अच्छा, उसके बाद दोबारा ये छोटी स्टेट्स बन गई, तो जब ये मामला आया रूस का और मौजूदा जो इनकलाब से पहले, यानी कि वहाँ पर जो कम्युनिस्ट इनकलाब से पहले का, उस वक़्त भी इनकी जंगें हुई, इन पे कब्ज़े हुए और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट्स थी, तो इन पर दीन पर, मज़हब पर पाबंदी लगाई गई और जब यहाँ पे लीनन आए हैं और जब यहाँ पे रूस में जो कम्युनिज़्म आया है, तो शुरू-शुरू में तो इन स्टेट्स को बड़ी आज़ादी दे दी गई, कुछ अरसा 2-4 साल के हम हालात ठीक कर देंगे। लेकिन जैसे ही स्टालिन आए हैं, जोसेफ स्टालिन ने आके इन पर बहुत शदीद किस्म की पाबंदियाँ लगा दी। तो यहाँ पर बिल्कुल मज़हब को बैन कर दिया गया, उनके इस्लामी जो नाम थे, उन पर पाबंदियाँ लगा दी गईं, मसाजिद बंद कर दी गईं, मदारस बंद कर दिए गए, जो इस्लामी शनाख्त थी, उस पर पाबंदी लगा दी गई और एक रशियन जो उनकी पहचान थी, उस तरफ लेके जाया गया। इवन कि आप इनके नाम देखें, इनके नामों के एंड पे अब भी ऑफ का सीगा जो है वो आ जाता है। तो काफ़ी एक लंबा सिलसिला था, दाढ़ियों पे, लिबास पे, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। तो आप देखें जब 80-90 साल जब एक मसला चलता है और किसी की ब्रेन वॉशिंग की जाती है, इस दौरान 3 नस्लें जवान हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है वो मज़हब के साथ उनका उतना लगाव तो ना रहा, अगरचे वो वहाँ पे 95% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है। तो जब ये रशिया का यूएसएसआर का जब खात्मा हुआ है, तो ये मसला खड़ा हुआ कि क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है एक पूरी नस्लें जो थी वो लिबरल थी, सेकुलर थी और बहुत से थे और मुल्हिद थी। तो बहुत से जो लोग थे वो मजहब की तरफ जाना चाहते थे, एक वो बड़ा एलिमेंट था। दूसरी तरफ उसके साथ ही अफगानिस्तान बिल्कुल साथ लगता था, वहां पे जो खाना जंगी शुरू हो गई मजहब के नाम पे हुई, उनको वो खौफ भी था। तीसरा जो एलिमेंट बना वो सऊदी अरेबिया की तरफ से, वहां पे जो अपना जो उनका वहाबी ब्रांड जिसे हम कहते हैं उसको प्रमोट करने की कोशिश थी, साथ ही तुर्की के साथ, क्योंकि वो तुर्क थे, उनके ताल्लुकात तो बहुत पुराने थे, नस्लन ताल्लुकात थे। तुर्की से जो सूफिया थे उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। तो मिल मिला के वहां पे कई तरह का मामला शुरू हो गया और कुछ जो थे जिहादे जो अफगानिस्तान की जंग में शरीक रहे थे, उन लोगों ने वहां पे जिहाद का भी नारा लगा दिया, तो अपनी कोशिशें शुरू कर दी। तो इन सारे मामलात को देखते हुए फिर रशिया का खौफ अपनी जगह पे था, तो उन लोगों के लिए बड़े मसाइल रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने फिर भी इन सब चीज़ों से बचते बचाते, दामन बचाते हुए बड़ी एहतियात से अपना सफ़र आगे को बढ़ाया। इस्लाम को भी स्पेस दी, मज़हब जो कि ज़ाहिर बात है लोगों की एक ज़िंदगी का बड़ा डोमिनेटिंग एलिमेंट होता है, उसको भी स्पेस दी, दूसरा भी किया और साथ उन्होंने अपना जो कल्चर था उसको भी बचा के रखा। तो ये सारी चीज़ों को जब हम मिला के देखते हैं, तो फिर इस सिनेरियो को समझना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। ये सिर्फ इतना मामला नहीं है कि एक पर्दे पे पाबंदी लगा दी गई या नकाब पे। आप शायद इस बात पे हैरान हो कि जो नकाब है, ठीक है, इस्लाम के अंदर भी है, लेकिन इस्लाम से ज़्यादा जो पर्दा है, वो हमारे राजपूताने में है। अभिषेक साहब यकीनन मेरी बात से इत्तेफ़ाक करेंगे, जो हमारा ये जो
सेंट्रल इलाका है, शायद आपको फिर हैरान हो आप इस बात पे कि हमारे यहाँ जितने हिंदू कम्युनिटी है साउथ पंजाब के अंदर, जो जिस रहीम यार खान जो हमारा जैसलमेर के साथ अटैच हो जाता है इलाका, तो वहां पर जो हमारी हिंदू खवातीन है उनको वहां पे अमूमी तौर पे हमारे यहाँ सिंध के अंदर कोली और भील होते हैं जो हिंदू हैं। हमारी तरफ 2-3 टाइप के हैं, जिसमें मेघवाड़ भी हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी हैं। उनकी जो वुमेन्स हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, वो इतना लंबा पर्दा करती हैं अभिषेक साहब कि उनका जो सर का जो चादर होती है ना जो ऊपर उन्होंने ली होती है, वो चोली और घाघरा पहनती है, वो यहाँ से होती हुई उनके सीने तक आ जाती है, यानी कि मुंह पूरे का पूरा आंखें भी नहीं नजर आती, यानी इस तरह का पर्दा वो करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 तरह से होता है, ये मजहब का भी हिस्सा होता है और समाज का भी हिस्सा होता है। हर समाज की अपने रवायात होती हैं। जैसे पंजाब में, अपर पंजाब में दुपट्टा या चादर का जो कॉन्सेप्ट था, इसी तरह हमारा जो साउथ पंजाब है या जिसको हम राजपूताने के साथ अटैच करते हैं, उधर से जैसलमेर का इलाका है, या नीचे हम सिंध की तरफ चले जाएं जो थर का एरिया है, तो उनके यहाँ वो जो पूरी एक चादर लटका के नीचे अपने सीने तक लटका लेने का, मुंह के आगे से छुपाने का रवाज है। तो ये हर एरिया के अपने कुछ सर्कमस्टांसिस भी होते हैं, उज्बेकिस्तान को भी हमें उसी तरह देखना चाहिए। और जो हिजाब है, स्पेसिफिकली जो हिजाब हम जिसे कहते हैं, हिजाब बेसिकली एक अरब से है, जिसे आप कहें कि जो हमारे यहाँ जो पंजाब में जिस तरह पर्दे का कॉन्सेप्ट है या चादर का कॉन्सेप्ट है और तरह का है। अब जैसे खैबर पख्तूनख्वा है या अफगानिस्तान की तरफ है, वहां पे एक शटल कॉक टोपी बुर्का टाइप वो लंबा सा पहना जाता है। तो ये सारी चीजों को मिला के देखना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे कुछ इस तरह की लगाई हैं पाबंदियां, और उन्होंने अपना जो उनका मुफ्ती है आजम है उससे मशवरा करके लगाई हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि इससे मेरा ख्याल में इस्लाम को खतरा नहीं पैदा हो रहा कि हम एकदम परेशान हो जाए कि उनका इस्लाम खत्म हो गया। हर बंदा, हर मुल्क, अब हर मुल्क की जो इंतजामिया है, जो स्टेट है, वो अपने हिसाब से बेहतर समझती है अपने लिए मामला को। जी डॉक्टर साहब, क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं? उज़्बेकिस्तान के हवाले से जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, बहुत सी बातें जो आसिफ साहब ने कही वो सच है रिगार्डिंग दी सेंट्रल एशियंस। मैं आपके साथ कुछ नीचे शेयर किया, आप इसको अगर स्क्रीन पे ला सकें तो। देखिए, ये ना पिक्चर्स हैं, एनग्रेविंग्स हैं, इनको अजंता एलोरा क्रिप्स कहते थे, बहुत जगह पे है हमारे भारतवर्ष में, ये मुझे रैंडमली मिल गया। तो आप इसमें महिलाएं देखें जो वो कपड़े पहनी हैं, कहीं पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये देखिए, शी इज अ लेडी, उसका पूरा फेस दिख रहा है, बेल है, उसने जनेऊ पहना है, ये उसका अंग वस्त्र है, उसके बाद पैर उसके दिख रहे हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपको हिजाब में करना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जिसको आप हिजाब कहते हैं ना, ये जब इस्लामिक आक्रांता आना शुरू हुए, तो चूंकि इस्लाम में आप जो काफिर है उसको सेक्स स्लेव बना सकते हैं, उससे बचने के लिए लोगों ने अपनी वाइफ्स के घूंघट और ये सब डालने शुरू हुए। और आप अगर साउथ में जाएंगे ना तो आपको ये प्रैक्टिस कम दिखती है। ये सही कहा आसिफ साहब ने कि ये राजपुताना और इधर के जो रेंज है वहां पे ये ज्यादा है, बिकॉज यहीं से अटैक हुए करते थे सारे। तो फिर एक उनके अंदर ये फीलिंग आ गई। जैसे आप देख लें, अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह में लड़ाई क्यों हुई थी? उसने कहा पद्मिनी को दिखाओ, पद्मिनी को भेजो हमारे पास। तो ये, और चूंकि वो जौहर क्यों करती थी, क्योंकि आप जब महिलाएं मर भी जाती थी उसकी डेड बॉडी के साथ भी ये सेक्स करने से बाज नहीं आते थे। तो इस तरीके से फिर बचाने के लिए महिलाओं ने अपने आप को जौहर करना शुरू कर दिया था। तो ये एक प्रैक्टिस जो है वो कल्चरल नहीं है, ये प्रैक्टिस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह की गर्म हवा आई इस समय के दौरान, उससे भारतीय समाज बहुत प्रभावित हुआ, उसका एक बहुत इनडेलिबल असर पड़ा है। अब इसको व्हाइट वॉश करना इज नॉट जो कम्युनिस्ट कर रहे हैं, और ये एक फाइनल बैटल है। इस बैटल में जो जीतेगा वही भारत का अम्बिलिकल कॉर्ड भारत से जुड़ेगा, या जो कम्युनिस्ट चाहता है कि भारत का अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जाकर के अरबिया से जुड़ जाए, उसको सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट बना दे, सेंट्रल एशियन बना दे। सारे जो है वो बाहर से आए हैं, आर्यन का कॉन्सेप्ट उठा करके कि हम सब बाहर से आए हैं, यहाँ का कोई नहीं है, ये सब टाइप के बोगस थ्योरीज जो वो देते चले आ रहे हैं, वो चलेगी। तो भारतीय समाज में कभी भी अगर होता तो किताबों में वर्णन होता, जैसे
पर्दे का वर्णन तो कुरान में है ना, साफ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने आर्टिकल भी लिखा था इस पे बहुत पहले। तो आपको भारतीय वेद में मिल जाता, पुराणों में मिल जाता कि महिलाएं कपड़ा करेंगी, ऐसे करेंगी, ऐसा कोई वो नहीं मिलता। दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय द सोसाइटी। अब ठीक है, हिस्ट्री का एक पार्ट है, इसको वी नीड टू सिट बैक एंड ट्रूथ एंड रिकंसाइल करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रूथ एंड रिकंसाइल नहीं करेंगे, अगर हम कम्युनिस्टों के पाथ पे जाएंगे कि थ्योरी बदल दो, विक्टिम को ही प्रोसिक्यूटर दिखा दो, इस टाइप के अटेम्प्ट हम करेंगे तो समाज में थोड़े विक्टिम होंगे, थोड़े प्रॉब्लम होंगे, जो हम फेस भी कर रहे हैं अपने समाज में। मगर आई एम प्रीटी कन्विंस्ड कि जिसे कहते हैं ना, सत्य में हो जाते इन द बैटल ऑफ नैरेटिव, जो ट्रू होगा नैरेटिव वो जीतेगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, उसके लिए कन्विंसिंग पावर चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए और आपको तथ्य चाहिए, जो कि हमारे पास अबंडेंस में है। तो ये तो भाई रही बात हो। बाकी आसिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि तुर्क जो है एक बहुत समझ लीजिए फेरोशियस कौम थी। इट्स अ वेरी फेरोशियस पीपल दे आर। उन्होंने मंगोल और तुर्क इनसे मिले हुए हैं। आधे मंगोल आज की डेट में भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। जैसे आप मंगोलिया में चले जाएं, वो सारे बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन आप इधर अगर आ जाएंगी, जो ये खानत वाला इलाका है जहाँ पे कि ये उज्बेकिस्तान और इस तरीके के लोग हैं, ये पर्शियन इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा था, जिसको आप ईरान कहती हैं। और आज भी इनके, जैसे मैंने कहा ना, जब मैं कजाकिस्तान में था अलमाती में, तो ईद आई गई हमें पता भी नहीं चला, लेकिन नवरोज को सेलिब्रेट किया उन्होंने। ईद वाज अ पर्सनल, ऐसा नहीं लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, वेरी पर्सनल, अपने तक रखा, उसका कोई स्टेटस नहीं था। और मैं एक लड़की, मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम था सल्तनत। वंस वी वर हैविंग अ कॉफी, तो सल्तनत ने मुझे बताया कि अभिषेक 80% ऑफ द कजाक्स आर मुस्लिम, बट कजाकिस्तान इज नॉट एन इस्लामिक लैंड। सोचिए उसकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ, सोचिए वो 24-25 साल की लड़की की। तो वो ये कह रही है कि हम मुसलमान जरूर हैं, बट ये इस्लामिक लैंड नहीं है। भारत का जो मुसलमान है वो इंडिया को इस्लामिक लैंड बनाने पे तुला हुआ है। दिक्कत यही है। कजाक कभी अपनी लैंग्वेज से नहीं शर्माते, वो कजाक बोलना चाहते हैं। और ये भी सच है कि वहां पे एक तरीके का नेशनलिज्म उभर रहा है, जो कि रशियन लैंग्वेजेस को पसंद नहीं करता, एक सेक्टर है। लेकिन मैं अपनी क्लास में पूछता था यंग बच्चे जो थे उनसे कि तुम लोग क्या चाहते हो कि रशियन लैंग्वेज बैन कर दी जाए, ये कर दी जाए? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, रशियन से हमारा कनेक्शन चाहिए। वो जोड़ते अपने आप को जापान से, चाइना से, ऑफ कोर्स सऊदीया से भी। वो एक जो अपना स्पिरिचुअल कंटेंट है वो वहां से कनेक्ट रखना चाहते हैं। इंडिया से काफी वो अपने आप को कनेक्ट रखना चाहते हैं। दे लुक अप टू इंडिया अ लॉट। तो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर साहब आए थे, उनसे हम लोग की एक मेरी पर्सनल नहीं बट 1-to-1 बातचीत हुई थी उनके साथ। तो मतलब प्रोफेसर और उनकी बातचीत हुई थी। तो वो अपना जब विजन रख रहे थे कि कजाकिस्तान कहाँ जाएगा, हम लोग की एक सिक्योरिटी ड्रिल हुई थी। उस सिक्योरिटी ड्रिल में एक मेजर साहब आए थे, और मेजर साहब ये कह रहे थे कि ये जो वेस्ट एशिया के लोग आते हैं, ये इस तरीके की टीचिंग देते हैं, आप क्लास में ध्यान रखिए अपने बच्चों पर कि वो क्या सुन रहे हैं, कौन उनको क्या पढ़ा रहा है, इस तरीके की बातें। वो जो ड्रिल कर रहे थे उनका नाम असलम था, और वो साउथ एशिया मतलब सेंट्रल एशियन थे। तो दे वर वेरी अटेंटिव ऑफ कि वो बच्चे क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि डिमांड फोर्ट में क्रिसमस को उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उन्होंने नवरोज को, तो नवरोज तो उनका स्टेट सेलिब्रेशन था। तो अगर जिसे कहिए, देखिए दुनिया में कोई किसी से नहीं बचा। अगर यहाँ पे आके औरंगजेब ने जजिया लगाने की कोशिश की, तो कर्म उसका ये हुआ कि रशियंस ने जाकर के पूरे सेंट्रल एशिया में से, जैसा आपको मियां आसिफ ने बताया, कि इस्लाम बैन कर दिया था। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसका नाम इंदिरा था। तो वो मुझे बता रही थी क्लास में, इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में, कि सर हमारे पापा लोग बताते कि कैसे अगर ना कुरान पकड़ जाती थी ना क्लास अपने घर से, तो रशियन सैनिक आकर के बट से वो पूरा हाथ मुंह तोड़ देते थे। ये हालत कर दी थी उन्होंने, बैन कर दिया था रिलीजन से। तो बॉटम लाइन मैं इसको यूं एंड कर रहा हूं कि देखिए, रिलीजन को स्पिरिचुअल बनाने का कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। कल्चरल डिफरेंसेस आपको समझने पड़ेंगे। सबका कल्चर उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही जिसे समझिए पायस है जितना किसी और का। जितनी जल्दी आप ये सब बात समझ जाएंगे, उतना जल्दी आपको, किर्गिस्तान में जैसे बैन कर दिया है उन्होंने कि 18 बच्चा होगा तो बकरीद में नहीं जाएगा। वो नेशनल ड्रेस में उन्होंने कह दिया कि आप सिर्फ किर्गिज ड्रेस पहनेंगे, आप कोई अरबी ड्रेस नहीं पहनेंगे।
तो पॉइंट ये कि आपको ये अपनी कल्चर का सेफगार्ड करना है, बाकी तो भगवान आप जिसको एक्सेप्ट करें, अल्लाह को एक्सेप्ट कर लें, कुछ भी कर लें। और चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के बारे में थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, आपकी समस्या सॉल्व भी हो जाएगी उससे बहुत ज्यादा। या तो कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दीजिए फिर। जी अच्छा मियाँ साहब, आसिफ साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी रिसेंट हमने एक खबर हमारे सामने आती है जिसमें 10 पाकिस्तानी जो कि यूएई में थे और जिसमें 5 खवातीन थी और उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी क्या बैकग्राउंड्स है? इसकी क्या डिटेल्स है? आए दिन हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया से हो, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो फ्रांस से हो, चाहे वो इवन इस्लामिक कंट्रीज पे बात कर ले, यूएई, इन जगहों से हम खबरें सुनते आ रहे हैं पाकिस्तानियों के। क्या ये पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश हो रही है या फिर रियलिटी है? क्या कहना चाहेंगे? देखें, रियलिटी या साजिश वाली बात भी आपने खूब कही। हम लोग खुद भी अपने खिलाफ साजिश करने में बड़े तेज़ वाक़िए हुए हैं। हम दुश्मन के खिलाफ कभी नहीं कर सकते, किसी और के खिलाफ नहीं करते, लेकिन अपने खिलाफ ज़रूर कर लेते हैं। अब ये वाला जो मामला है, जो फ़कीरों के रूप में या बेगर्स के रूप में जो वहाँ पे हो रहा है, अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ इन लोगों पे। हमारी मुल्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है ये, हम लोग अरबों रुपए डेली जो है इन फ़कीरों को दे रहे हैं। यानी ये चौक-चौराहों पे खड़े होके ये लोग भीख माँगते हैं और हम लोग इनको आते-जाते दे देते हैं और कोई फ़कीर ऐसा नहीं है, कोई बेगर ऐसा नहीं है, जो 5-6 हज़ार रुपए दिहाड़ी से कम पे घर जाता हो। ज़्यादा वाले तो हैं ही हैं। अच्छा, जब हम उनको कहते हैं कि आ जाओ आप घर में काम कर लो या कहीं पे आपको काम पे लगवाते हैं, तो वो भाग जाते हैं कि अभी हमें इससे तो वो 10 गुना कम पैसे मिलेंगे। तो ये एक बड़ा इश्यू है और इस मामले में मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमतें भी बराबर की ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने एक वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट टाइप प्रोग्राम शुरू कर रखा है जी, जो गरीब हैं उनको घर बैठे मंथली 3-4 हज़ार रुपए दिए जाओ। यार अजीब बात है, क्यों आप दे रहे हैं? देने ही हैं तो उन्हें किसी काम पे लगाएँ, उनके लिए कोई रोज़गार के मौके पैदा करें। अब लोग काम नहीं करेंगे जाके, वो कहेंगे ठीक है यार घर बैठे मिल रहा है लेते जाओ। यानी पूरी आपने एक बड़ी कम्युनिटी को, ज़ाहिर-सी बात है वो लाखों लोग हैं जिनको या शायद डेढ़ 2 करोड़ लोग होंगे, जिनको घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और ये बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे जा रहा है। और हमारे जो सियासतदान हैं वो क्योंकि मजबूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने ये स्टार्ट किया था, बाद में नून लीग की गवर्नमेंट आई भी हम अगर खत्म करेंगे तो वो करोड़ों लोग नाराज़ हो जाएँगे। उसके बाद पीटीआई आ गई तो उन्होंने भी यही कि जी वो लोग नाराज़ हो जाएँगे, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और अब ये लोग लाखों रुपए लगा के जाते हैं, अब जो जा रहा है सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज़ में, ऑलमोस्ट उसका कम से कम भी डेढ़ 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और 2 लाख रुपए लगा के वो सिर्फ़ भीख माँगने के लिए जा रहा है। अजीबो-गरीब सी सिचुएशन है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ अरसे से एफआईए भी बहुत मुतहर्रक हुई है और बाकी रही साजिश वाली बात, तो वैसे इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। हो भी सकता है कि आप किसी बंदे को कहें 4 लाख रुपए दे के भी आ ले 4 लाख रुपए ते तू जाके उत्थे ना खैरात मंगनी है। वो जाके भीख माँगनी शुरू कर दे और उसको अरेस्ट करके आप वापस पाकिस्तान भेज दें। लेकिन वैसे ऐसा है नहीं। हो सकता है लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं है, तो ये कुछ लोग होते हैं, हर माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में है, अमेरिका में है, दूसरे ममालिक में है और वो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में पैसा वहाँ से कमा के घर भेजते हैं। तो वो लोग भी हैं। तो अगर उन करोड़ों लोगों के मुकाबले में ये चंद लोगों को अगर देखें तो मेरा ख़्याल है इतनी बड़ी तादाद है नहीं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए और इस पे एफआईए ने सख्त एक्शन भी लिया हुआ है और जिस पे भी शक गुज़रता है उसको वो ऑफलोड भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग निकल ही जाते हैं। सही हो गया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है इसी टॉपिक से रिलेटेड। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानियों को जो है जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है यूएई, सऊदी अरेबिया में, इसके पीछे आप क्या रीज़न समझते हैं? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश आपको नज़र आ रही है? सर आप म्यूट हैं, प्लीज़ अपना म्यूट ऑन क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। हाँ नहीं, बिल्कुल मैं तो मानता हूँ भीख ना देना साजिश है। देखिए पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस बट इफ यू हैव एन एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंडसेट तो आप तो ये बोलेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पाकिस्तान और कर क्या रहा है एज ए स्टेट टू इंडिविजुअल, फर्द से लेकर के रियासत तक, सरकार से लेकर के इन व्यक्ति तक,
क्या कर रहा है पाकिस्तान? आप आईएमएफ में क्या कर रहे हो भाई? आपके एक बहुत बड़े आलम, वो क्या आलिम थे, वो कह रहे थे जितना भी आईएमएफ से आपने लोन लिया है कोई जरूरत नहीं है, एक हाथ में आप कुरान उठा लीजिए, दूसरे में एटम बम, बोल दिया हम नहीं देंगे, ये सोल्यूशन है। तो आप जब से देश बनाए हो, जब से आप मांग रहे हो, आपको ये लगता है कि हम तो मुसलमान बन गए, हमने दुनिया पे एहसान किया है, अब दुनिया की जिम्मेदारी है हमें चलाए। तो आजाद हुए तो 65 करोड़ रुपए इंडिया से मांगे, उसके बाद अमेरिका से शस्त्र मांगे, आपने पैसे मांगे, अब आईएमएफ से मांग रहे हैं। तो जब जनता देख रही है कि भाई हमारा स्टेट भी यही कह रहा है, ये तो मेरा नहीं स्टेटमेंट है ना, आपके प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले कहते कि भाई मैं जाता हूं, मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता पर क्या करूं, मजबूरी है। और जब भी मैं कहीं जाता हूं तो बाहर का जो हेड ऑफ स्टेट है वो ये सोचता है कि फिर से मांगने आ गया, तो कह कि मैं मांगना नहीं चाहता हूं पर मजबूरी है, क्या करूं। मुझे याद है इमरान खान साहब के समय में बड़ा वो हुआ था, एकदम आके टीवी पे उन्होंने बोला था कि आपको गुड न्यूज देना है, सऊदी ने $2 बिलियन अप्रूव कर दिए, आईएमएफ ने $1 बिलियन अप्रूव, $1 बिलियन, एक बिलियन डॉलर। इंडिया में 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियां स्टार्टअप है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं पिछले 5 साल में जो कि $1 बिलियन से उनकी नेटवर्थ है ज्यादा। तो आप सोच लीजिए आप क्या कर रहे हो। तो इंडिविजुअल को भी लगता है यार कि हाँ ठीक है, ये सही तरीका है पैसे बनाने का। वरना आप तो ये सोचिए ना कि आप ये कह रहे हो कि $350 बिलियन के सहारे आप अपने लोगों को ये पढ़ा रहे हो कि बच्चे जितने हो जाएं उतने अच्छे हैं। आप 40 करोड़ बनने वाले हो आने वाले 10 साल में। मुझे याद है मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, यूएन की रिपोर्ट है, आप इंडोनेशिया को हरा दोगे इन द नंबर ऑफ मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री, मुश्किल से 1 या 2 साल में हरा चुके होगे आप। यू आर ऑन द वर्ज, आपको एटम बम की जरूरत ही नहीं है, आप तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से मरोगे। कंट्रोल ही नहीं है भाई आपका, आपको समझ नहीं आ रहा है। $350 बिलियन आप कितना ग्रोथ कर लोगे यार। चलो आप डबल हो जाओगे आने वाले 5 साल में, $700 बिलियन। आप उसमें 40 करोड़ लोगों का मुंह पेट पाल लोगे आप। हाई आपके पास वो जमीन बढ़ जाए, जमीन हॉरिजॉन्टली भी ग्रो करने का एक सीमा ही, आप कितना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करोगे, वर्टिकल तो हो नहीं सकता। तो आई शडर टू थिंक कि आप कहां जा रहे हो। तो भाई लोगों को ये भी लगता है कितनों को एम्प्लॉयमेंट दे दोगे आप, कितनी नौकरियां जनरेट कर लोगे आप। स्टेट तो नौकरी नहीं जनरेट कर पाएगा, प्राइवेट इंटरप्राइज चाहिए होगा जो नौकरी जनरेट करने के लिए। पर प्राइवेट इंटरप्राइज में नौकरी जनरेट करने के लिए आपके पास बाइंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए ताकि वो मार्केट में पैसा घूमे, मल्टीप्लाई हो, और उसके बाद लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़े और इंडस्ट्री बढ़े। वो कुछ है नहीं आपके पास। आप किसी भी इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछे हाउ टू रन यू, आप कुछ ऐसा बनाओ जिससे, जैसे अभी आसिफ साहब ने कहा कि आपके फॉरेन रेमिटेंसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल होंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं, वो बाहर है, अपने देश के लिए पैसा भेज रहे हैं। बट मुझे याद है मेरा दोस्त था पाकिस्तान से, उस समय इमरान खान साहब ने एक शगुफा छोड़ा था कि कोई डैम बनाना है तो पैसे दीजिए, तो जनता से पैसे मांगना शुरू हो गए थे। इवन आपके चीफ जस्टिस भी उसमें आ गए थे, उन्होंने कहा था हाँ हाँ ये ठीक तरीका है, पैसे दीजिए। तो मैंने उससे कहा कि भाई तू भी पैसे भेज दे, उसने कहा यार ये सब मैं बहुत दिन से सुन रहा हूं, ऐसे नाटकों में मैं नहीं जाता। 1 पैसा नहीं भेजा उसने। तो पॉइंट क्या है कि इस तरीके से देश नहीं चलते ना। आप अभी भी भरोसे में कि जज्बा है, अब दुनिया चाहे ऐसा हो जाए, कौमों की जिंदगी में वो होता है। भाई आप एक कोई 2 साल की कौम नहीं हो, 70 साल के, आप 7,000 साल की कौम हो, लेकिन उस कौम को आप मानते ही नहीं हो। दूसरी कौम उसके ऊपर बढ़ाना चाहते हो, आप उसको कौम मान रहे हो। जो कौम नहीं है उसको कौम मान रहे हो, और जो कौम है उसको कौम नहीं मान रहे हो। दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान। तो आप जब तक नहीं बैठेंगे विद अस, आप हिंदुओं को एक दिन ना 1-2 महीना पूरा स्कूल सिलेबस सब लोग मिलकर 2-4 महीना हिंदुओं को गाली दे दीजिए। एक वो प्रोग्राम ही कीजिए कि भाई कुछ नहीं हुआ था, खाली दिन रात हिंदुओं को हम गाली देंगे। उसके बाद जब मन भर जाए तो बैठिए और प्रोग्रेसिव बातें सोचिए कि क्यों तक्षशिला में दुनिया की पहली पॉलिटिकल साइंस की किताब लिखने वाला, अर्थशास्त्र को लिखने वाला आज ज्ञान के लिए तरस गया। वो समाज ज्ञान के लिए आप तरस गए। तो अब आपको सोचना पड़ेगा, तो बैठना तो पड़ेगा आपको। जैसे आप बैठे,
तो इसलिए जो वो कर रहे हैं वही उनको सिखाया गया है कि पैसा मांगो किसी भी तरह, येन केन प्रकारेण। उनको नहीं लगता वो पाकिस्तान की कोई, वो तो कह रहा है हम तो इस्लाम से मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान तो जूते पे है मेरे, इस्लाम फर्स्ट एंड लास्ट। पाकिस्तान एक ऐसी आइडेंटिटी है, सब नेशन वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो उनको अपने देश के लिए कुछ है ही नहीं, दे हैव मोर लॉयल्टी टुवर्ड्स द रिलीजन देन द कंट्री। तो वो कहते हैं हमें इस्लाम के नाम पे पैसा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मियाँ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को आप काउंटर भी कर सकते हैं और उसके साथ फाइनल अपने रिमार्क्स भी बताइएगा। और सर ये क्या एक और सर ने, डॉक्टर साहब ने बात की कि ये सारे मिलकर पहले हिंदुओं को गालियां दे दें, ऐसा निसाब पढ़ाए, उसके बाद बैठकर जो है इंटेलेक्चुअल जो है वो बात सोचिएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें ही असल में डॉक्टर साहब के ज़हन में ये वाक़ई काफ़ी ज़्यादा रहता है। विशेषज्ञ साहब यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमें और कोई काम नहीं है शायद इन लोगों को गालियाँ देने के अलावा। अरे भाई, हमारे अपने लाखों लोग, मैंने पहले बताया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हिंदुओं की यहाँ मौजूद है। हमें हिंदुओं के साथ कोई इश्यू नहीं है। इश्यू जहाँ पे आता है वो भारत सरकार के साथ आता है, भारत की पॉलिसियों के साथ आता है। बाकी हिंदू तो हमारे, ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे हैं, हमारे भाई हैं पाकिस्तान के अंदर। बड़े-बड़े, मैंने बताया कि कई शहर हैं उनके, जो कि हैं ही उनके, मिट्टी जैसे शहर उनके हैं। तो इसीलिए उनकी पॉपुलेशन है, उनके बिज़नेस हैं, बहुत बड़े बिज़नेस हैं यहाँ पे, छोटे-मोटे भी नहीं। तो वो तो रहता है। तो बाकी जो दूसरी बात है, वो बात अभिषेक साहब की भी ठीक है कि जो लोगों को करना चाहिए अपने इलाकों में। और मेरा ज़ाती तौर पे जो ख़्याल है, जो मौजूदा हमारी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट लेके चल रही है, इससे पहले भी मियाँ नवाज़ शरीफ के अदवार जब भी आए, उससे पहले भी उस पार्टी के अदवार में भी चलती रही है, ग्रोथ होती रही है और अब दुरुस्त सिमत में सफ़र शुरू हो चुका है। और मुझे जो, देखिए, हमने अंदाज़ा ही देना होता है, बाकी जो होना जो है वो तो बाद की बात है। तो मुझे ये लगता है कि हालात जो हैं वो ठीक सिमत में जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये हालात बेहतर हो जाएँगे। और इस मामलात जो हैं, और जो सियासी तौर पे तो है ही है, जो चल रहा है, मुस्तहकम हुकूमत चल रही है। आइंदा जो है इकोनॉमिकली भी हम बेहतर पोज़ीशन में आ जाएँगे और ये काफ़ी मुझे उम्मीद है। तो बाकी रहा मामला ये वाला, जो कुछ लोग होते हैं, जो आदी होते हैं, उनको आप एक्चुअल है, उनको आप चेंज कर नहीं सकते। कोशिश की जा सकती है, उन पे सख्ती की जा सकती है, रोक-रुकावट डाली जा सकती है। हालाँकि ऐसा भी इश्यू नहीं है कि ये लोग भूखे मर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कोई गुर्बत है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम ये ज़रूर है कि 99.9% लोग जो हैं वो रात को भूखे नहीं सोते। लेकिन बहरहाल एक हिर्स होती है, जो ग्रीड होती है, जो लालच होती है, वो भी साथ मौजूद है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो नहीं बदलती, इस वजह से ये मसाइल हैं, लेकिन ये भी हल हो जाएँगे। जी। सर, जिस तरह आपने हल बताया ना, बहुत मुख्तसर सा हल बताया आपने वैसे। और मैं तफ़सील डॉक्टर से साहब, बता देता हूँ, चलिए आप तफ़सील से हल सुनना चाहती हैं, वो बता देता हूँ। देखिए, अब 2 पोज़ीशंस हैं। एक तो जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली मामलात हैं, हम पहले एग्रीकल्चर पे बेस करते रहे हैं हमेशा, जो एक हकीकत है। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं, एग्रीकल्चर हमारा एक बड़ा पावरफुल टूल था और है भी। हमारा राइस है, जो बासमती राइस पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारी जो चीनी है, चीनी जो मोटी चीनी है, ये पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, क्योंकि इस तरह की चीनी नहीं है, बाकी पाउडर टाइप चीनी होती है हर जगह पे। हमारे यहाँ बाकायदा छोटे-छोटे पीसेज़ वाली चीनी होती है। हमारा जो साल्ट है, जो नमक है, पूरी दुनिया से लोग इसको, इस पे बात करते हैं, चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं। अक्सर बात मेरी जो बाहर होती है दोस्तों से, और वो खुद जो जिन चीज़ों की लोग डिमांड करते हैं, हमारी जो गंदम है, जो हमारी व्हीट है, इस जैसी व्हीट नहीं है कहीं। यानी हमें कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से बहुत से चीज़ों से नवाज़ा गया है। हमारा जो आम है, जो मैंगो है, उसकी जो मिठास है, अच्छा, बाहर यही आम जो है, हमारे यहाँ जो सड़कों पे बिक रहा होता है और ₹100 किलो के हिसाब से चल रहा होता है, बाहर ये एक-एक आम बहुत महँगा डॉलरों के हिसाब से बिकता है। हमारे फ्रूट जब आता है तो इस तरह बिखरा पड़ा होता है। अब स्ट्रॉबेरी, पिछले दिनों हमारे कुछ इंडिया से गेस्ट आए हुए थे, तो वो वापस जाना था उन्होंने, तो उन्होंने देखा रोड किनारे, यार ये स्ट्रॉबेरी इस तरह रेडियो पे बिक रही है और उसपे लिखा हुआ है ₹120 किलो। तो मुझे वो कहते हैं, यार ये तो कुछ शॉपर, तो हमें भरवा दो। यानी इस तरह हमारे, यानी कि फलों की पोज़ीशन ये है। यानी ये नहीं है कि हमें, हमारे लोग किसी चीज़ को तरसे हुए हैं।
फ्रूट इतना आता है, ड्राई फ्रूट्स इस तरह फैले होते हैं हर तरफ, सड़कों के किनारे आपने खुद बाहर ही देखा होगा, ढेर लगा के लोग बेच रहे होते हैं। तो हमारा जो कपड़ा है, क्लॉथ है, आप देखें कि जब भी कोई दोस्त उधर से आते हैं, सबसे ज़्यादा वो कपड़ा परचेज़ करके लेके जाते हैं, क्वालिटी वाइज़ और रेट वाइज़ के बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा कपड़ा है। तो यानी हमारे पास मौजूद हैं चीज़ें। स्पोर्ट्स का सामान मैंने पहले भी बताया था, पूरी दुनिया में हमारा सबसे आगे है। इसी तरह हमारा जो बर्तनों की फैक्ट्रियाँ हैं, जो क्रॉकरी है, दूसरी चीज़ें हैं, इसमें हम बहुत अरसे से बहुत आगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक में जो अब हमारी पोज़ीशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत आगे जा रही है। तो इस तरह के मामलात हैं, बाकी जो है हमारा अब आईटी की जो सनत है यहाँ पे, वो भी बाकायदा एक इंडस्ट्री का रूप धार चुकी है। तो हमारे पास पोटेंशियल तो मौजूद है। फिर हमारा जो ख़ासकर गवादर है, जो हमारा जो बीच है, हमारा जो सी पैक का जो रूट है, जो चाइना के साथ, तो हमारे पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, मैं जो कहता होता हूँ। हमारे पास मिनरल्स हैं, हमारे सिंध और पंजाब के अंदर इतनी गैस है कि आप पूरा पाकिस्तान उससे चल रहा है। तेल निकल रहा है यहाँ से। यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं कहूँ कि कमी है किसी चीज़ की। मैन पावर हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। इवन कि अब तो जो ये दिफ़ाई चीज़ें हैं, तो ये भी और आर्म्ड फोर्सेस का जो सामान है, वो यहाँ पे बन ही नहीं रहा, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इसलिए कमी नहीं है। हालात थोड़ा-सा इनको रिविज़िट करने की ज़रूरत थी, जिस पे काम हो रहा है, हुकूमत की तरफ से चल रहा है। हमारी पीआईए थी ना जिसने एक दौर में गल्फ एयरलाइन की बुनियाद रखी थी, या जो यूएई की एयरलाइंस हमने स्टार्ट की थी, चाइना को जहाज़ हमने ही भेजे थे यहाँ से। तो ये ऐसा नहीं है कि कमी है, सिर्फ मसला थोड़ा-सा प्लानिंग का है, और वो जिस तरह बेहतर सिमत में जा रही है, मोटरवेज़ का जाल बिछा हुआ है, यानी इदारे आप देखें, आके डेवलपमेंट्स देखें, तो बहुत बेहतर पोज़ीशन में है, और उम्मीद है मुझे बहुत। और फिर आप देखें, हमने 40 साल जंग ज़दा मुल्क रहने के बावजूद ट्रिलियन डॉलर्स का हमें हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा है इस टेररिज़्म की वजह से, मिलिटेंट्स की वजह से, लेकिन इसके बावजूद हम ना सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि बहुत बेहतर पोज़ीशन में खड़े हैं। मैं जब देखता हूँ अफ्रीकन कंट्रीज़ को, दूसरे ममालिक को, जिस तरह वहाँ पे लोग भूखे देखते हैं हम, ऐसा है ही नहीं। यानी पाकिस्तान में इस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम बहुत बेहतर पोज़ीशन में हैं और आगे मज़ीद बेहतर हो जाएँगे। इंशाल्लाह सर। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि फाइनल रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे? और मसले का हल भी आप बताएँ ना कुछ। नहीं, मसला तो कुछ बताइए है ही सर। नहीं। मसला तो कुछ है ही नहीं, तो हल काहे का? नहीं, नहीं, मैं तो देखिए, हम सुना। आसिफ साहब ने बहुत अच्छे से मसले को समझा दिया। अब आप भी बताएँ, हमारे पास आम बहुत अच्छे हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है। तो आप भी बताएँ कैसे हल निकलेगा? मैंने बता दिया, आसिफ साहब ने बताया, मसला ही नहीं है कोई। आप स्विट्जरलैंड है, उनकी बात सुन के तो मुझे ये लगा मैं स्विट्जरलैंड में किसी से बात कर रहा हूँ। मुझे लगा नीचे मियाँ आसिफ सली की जगह मॉरिस सोजन बर्गर लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे तो ऐसे ही लगा भाई, कुछ दिन के लिए तो मैं अपने आप को, बिकॉज मैं रहा हूँ, मैंने जिनेवा से पढ़ाई करी है, तो मेरे दिमाग में तो वो सब पिक्चरें चलने लगी कि भैया मैं एकदम उसमें घूम रहा हूँ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है मेरे सामने, आप कहेंगी तो मैं शेयर कर दूंगा कि नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज बिलो पॉवर्टी लाइन। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन में है। और जो एक साल में 12.5 मिलियन, यानी 1.25 करोड़ लोग हर साल गरीबी की रेखा से नीचे जाते हैं। आपकी जो गरीबी की रेखा पे नीचे जाने वाला जो रेट था, वो 34.2 से बढ़कर 39.4% हो गया, 39.4%। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आई अंडरस्टैंड इंडिया में भी है पॉवर्टी, बट हमारी पॉवर्टी स्ट्रक्चरल नहीं है। वो जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन इकोनॉमी के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन किया गया इंपीरियलिस्ट फोर्सेस के द्वारा, उसके बाद जो है हमारी जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उससे हम थोड़ा सफर किए। वरना भारत में गरीबी क्या होता है वो कोई जानता ही नहीं है, बिकॉज हमारा हजारों हजार साल का वो है, वी हैव अ क्या कहते हैं उसको, वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ दैट, हेरिटेज ऑफ दैट। वी वर द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे नहीं कहा जाता था सोने की चिड़िया। और मेरी बात नहीं, ओईसीडी की रिपोर्ट है।
तो पॉइंट ये कि जो आप कह रहे हैं कि फल फूल एकदम रोड के आगे बिखरा हुआ है और सब लोग जो है वो मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि अगर मुझे पाकिस्तान आकर के स्ट्रॉबेरी खाना है तो मैं किसी दुकान की जगह रोड पे ही चला जाऊं, वहीं से उठा के एक आध जो है वो भैया कटोरा लेके खा ले, भैया ये स्ट्रॉबेरी खा ली। और अगर काजू किशमिश लेना हो तो किसी नाली वाली के आगे जाके बैठ जाएंगे कि भाई यहाँ पे काजू किशमिश मिला होगा, वो खा लेंगे। ऐसी पिक्चर आसिफ साहब ने मुझे पोर्ट्रे करी। मतलब 2 मिनट तो मुझे लगा कि वापस आने के लिए इंडिया मुझे ही वीजा लग जाएगा इंडिया आने का, कि आई वाज इन स्विट्जरलैंड। सो आई अंडरस्टैंड कि आप एक अच्छे देशभक्त हैं और देशभक्ति मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि हमारी भी खमीर वही है। तो आप पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं, सोचें और अच्छी तरफ जाए। कोई पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि किसी के भी घर में भूख मरी हो। हम भारतीय हैं, हम तो बात करते हैं सर्वे संतु सुखिना की, सर्वे लोका सुखिना भवंतु, सारी दुनिया ही प्रसन्न रहे। तो हम तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के घरों में मिट्टियाँ चूल्हे जलें, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा हो और लोग जो है एक अच्छी सी जिंदगी गुजर करें। अब इन्होंने कहा कि हिंदुओं के बारे में तो ये ख्वाबो ख्याल में बात करते हैं। किताबें आपकी लिखी हुई हैं, मुतालिया पाकिस्तान में। मुझे एक वहाँ के हिंदू ने बताया कि वो कक्षा 8 की किताब में लिखा है कि हिंदू तो काफिर होते हैं और वो उसको भी बुलवाया जाता था कि तुम बोलो इसको। तो आप अगर इस सब को डिनाई कर देंगे और ये सोल्यूशन है अगर, तो क्या किया जा सकता है भाई? मैंने सुना है मौलाना साद रिजवी को या जो भी थे, ये काफिर के साथ उतना ही संबंध रखो जितना टॉयलेट वाले पानी के साथ। एंड दैट मैन हैज अ फैन फॉलोइंग ऑफ माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ज्यादा पॉपुलर है भाई वो। मैंने सुना है मौलाना 2026 हिंदू गायब, हिंदू गायब, ये कर रहे हो। वो कह रहे हिंदू नफरत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब आप क्या कह रहे हैं? हिंदू शब्द अपने मुंह पे नहीं लाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट है, हिंदू शब्द अपने जबान पे नहीं लाना चाहता। शाहिद अफरीदी कह रहा था मेरी बेटी एक बार ऐसे पता नहीं क्या वो पीरियड दे करके वो ऐसे ऐसे करने लगी, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा सब फेक, ये क्या कर रही है तू? तो हमारे यहाँ भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और उसको देख के हम अपनी सोसाइटी में ये सब वो करें। और देखिए इस्लाम बाहर से आया है। शाहिद अफरीदी के बाप दादा भी पूजा ही पाठ करते थे। तो नफरत करने का तो मुझे बात समझ में नहीं आती। आप छोड़ दियो, वेरी गुड, मगर नफरत करना दैट्स लिटिल टू मच। तो हिंदू हेट्रेड आपकी किताबों में है, आपके फिल्मों में है। आप अभी कहिए मैं फिल्में चला दूं, अभी कहिए मैं फिल्में चला दूं। ओ हिंदू, मैंने राम को छोड़ दिया, मैं मुसलमान हो गया, गोली चल रहा है, हिंदू गोली मार रहा है, वो भाई साहब नमाज पढ़ने, गोली इधर से निकल रही हो। वो हिंदू की गोली उनको नहीं लग रही है, लेकिन 93,000 लोग सरेंडर कर देते हैं हिंदू के सामने। क्या कीजिएगा आप? ऐसे खामो ख्याल वही हो रहा है कि मैं तो अगली बार मुझे स्ट्रॉबेरी खाने का मन हुआ, मैं मियाँ साहब को फोन करूंगा और सीधा आ जाऊंगा पाकिस्तान, और गलियों में जाके उठा बिठा के खा लेंगे हम। सेम फॉर द काजू किशमिश। जी आसिफ साहब कुछ कहना चाहेंगे या फाइंड अप किया जाए? हाँ जी, देखिए असल में ना बात ऐसा होता है कि हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। एक दौर में हमारे दोस्त इस पे नहीं यकीन किया करते थे कि पाकिस्तान में गैस पूरे पाकिस्तान में पाइपों के जरिए आती है घरों में, और वो कहा करते थे यार झूठ उतना बोलो जितना हम यकीन कर लें। अच्छा, इसी तरह की पोजीशन है। अब गंदम जो थी पिछले साल, व्हीट जो हमारे यहाँ थी, वो इंडियन हिसाब से कोई 800 रुपए के हिसाब से मन, यानी 40 किलो, तो जिसको आप पर केजी ले आए तो कितने में कितनी बनी? 60 रुपए केजी के हिसाब से बिक रही थी व्हीट। अच्छा, और लोग बेच रहे थे ओपनली। इसी तरह हमारे यहाँ जो बाकी चीजें हैं, जो फल फ्रूट है, ये मैं आज का आपको रेट बता रहा हूँ कि जो स्ट्रॉबेरी का रेट है इंडियन हिसाब से 40 रुपए किलो है। जो हमारे यहाँ जो केला है, केले का रेट आसिफ साहब मुझे तो याद है इमरान खान साहब ने रोटी के रेट ना बढ़ने के लिए लॉ लाया था कि रोटी का इससे ज्यादा दाम नहीं बढ़ेगा। हाँ, व्हीट का रेट बढ़ा था, लेकिन अब जो व्हीट का रेट है गुज़िश्ता 2 साल से 1.5 साल से, जब से मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ व्हीट का रेट इतना हो चुका है, यानी कि बहुत नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से यकीनन हमारे फार्मर्स थोड़े से परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्हीट का रेट नीचे आ गया है बहुत ज्यादा। तो इसी तरह बाकी जो चीजें हैं, फ्रूट्स हैं,
लोगों में हम ये कहें कि बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। शायद आपको एक हो सकती है रीजन कि मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब हमेशा से खुशहाल खिता रहा है और पंजाब बानिस्बत बाकी पाकिस्तान के ज्यादा खुशहाल है यहाँ के लोग, ये एक रीजन हो सकती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हर चीज वाफर मौजूद है और इस तरह फैली हुई होती है हर तरफ के किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोई चीज परचेज ना कर सके। तो बाकी रहा मामला ये वाला कि हिंदू से जो नफरत वाला, तो वो ऐसी बात है नहीं, ऑन द ग्राउंड ऐसी सिचुएशन नहीं है। कुछ लोग होते हैं हर जगह पे, जैसे वहां पे भी मौजूद हैं, आपके यहाँ भी। वो आज कल ही मैं देख रहा था बजरंग दल और वो विश्व हिंदू परिषद के जो चल रहे थे प्रोटेस्ट, दूसरी चीजें, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें यकीनन होगी, इसमें डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन पीपल और मैसिव पीपल्स के लेवल पे आप देखें, अवामी सतह पे आप देखें, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई डॉक्टर मौजूद है, अगर डॉक्टर वो क्रिश्चियन है या हिंदू है, तो उसके पास भी रश वैसे ही होगा जैसे किसी मुस्लिम के पास है। और अगर कोई मुस्लिम डॉक्टर है तो उसके पास दवाई लेने के लिए सभी आ रहे होंगे। अगर रहीम यार खान का सीईओ एजुकेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, वो कस्तूरा जी शायद एक हिंदू बने थे, तो इसका ये मतलब नहीं था कि बाकियों ने बाइकआउट कर दिया उनका, कोई उनके पास नहीं आ रहा। जितने उनके सबऑर्डिनेट थे सब ने आना ही था उनके पास। तो इस तरह का सिलसिला है। हमारे अपने पंजाब यूनिवर्सिटी में शिव कुमार खत्री हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे सिंधी पढ़ाते हैं, वो प्रोफेसर है, ठीक है, चल रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अक्सर उनके यहाँ जाता हूँ, मैं ही नहीं बाकी लोग भी, वो हर प्रोग्राम में हमारे आ रहे होते हैं। तो इसमें अगर कोई ऐसा एलिमेंट है भी जो नफरत फैलाना चाहता है, तो उसको समाज ही खत्म कर सकता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि ये वक्त के साथ साथ वो खत्म हो रहे हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं भी। तो बाकी हिंदू से नफरत का मामला नहीं है। भारत, मैंने जरूर कहा आपसे, हमारी पंजाब असेंबली में अभी रेजोल्यूशन मैं आई थी देख इस रहा था बात। एक रिएक्शन वीडियो आसिफ साहब, उसमें छोटा बच्चा है कह रहा है मैं बस बड़ा होकर हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। और आपके असेंबली में अभी कुछ दिन पहले हिंदू खड़े होकर के एमएनए थे या एमपी थे, मुझे पता नहीं, वो रो रहे थे कि हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते हो, मैं एमएनए हूं, मैं ही सेफ नहीं हूं, आपके वो अभी वीडियो चला दूं मैं। ऐसे तो डिनायल करने से तो नहीं होगा ना, नहीं, डिनायल देखिए करने से मैंने तो काम नहीं बचेगा। और देखिए कुछ चीजें बजरंग दल ने बिन कासिम को नहीं बुलाया था। बजरंग दल सऊदी अरेबिया में नहीं जाता है, सेंट्रल एशिया में नहीं जाता है। वो अपने यहाँ को लोगों को प्रोटेक्ट करने का नाम है। हमने बुलाया था बिन कासिम को, हमने बुलाया था औरंगजेब को, हमने बुलाया था तुगलक को कि आके हमारी मंदिरों को तोड़ो और यहाँ पे वो बनाओ, नहीं बुलाया था हमने, हम तो उनके घर गए नहीं। अब यहाँ आकर के और आप यहाँ के कल्चर को खत्म करने का प्रयास करेंगे, उसको तोड़ के पाकिस्तान बनाएंगे, कोई नहीं करेगा यार। तो वो चीज नहीं है, जूस के अगेंस्ट में नहीं है, पारसियों के अगेंस्ट में नहीं है, यहूदियों के अगेंस्ट में नहीं है, जैन के अगेंस्ट में नहीं है, बुद्धों के अगेंस्ट में नहीं है, बजरंग दल सिर्फ मुसलमान। और मुसलमान के दल में तो हर देश में ऐसी फोर्सेस खड़ी हो गई हैं। जर्मनी में आसिफ साहब एएफडी अगेंस्ट मुसलमान, वहां पे टिम रॉबिन्सन या वो है यूके में, they have all have created their own social movement against Islam। ऐसे तो ना कहे ना, बजरंग दल कोई वो नहीं है, ये लोग डिफेंस मैकेनिज्म वाले लोग हैं। किसी से नहीं नफरत करते हम, हमारे खून में नहीं है, हमारे डीएनए में नहीं है, हमारी शिक्षा में नहीं है कि किसी से नफरत करना उसके भगवान के लिए। हम तो कभी किसी को कहते भी नहीं है ताकि उसको बुरा ना लग जाए। 5 बार सुनते हैं कि हमारा भगवान गलत है और पूजने के लायक नहीं है। मुसलमानों की संख्या 3 गुनी हो गई जितनी छोड़ के गए थे आप, और आपने घटा करके उसको 8 गुना से कम कर दिया। अब वो जो चुने बुचे बचे हैं जिनके नाम पे आप खा रहे हैं कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी बची है, कोई माइनॉरिटी नहीं बचेगी आपको। और वही कर्म आपके सामने आएगा जब किसी की आह लगती है ना, उन बच्चियों को जिनको न्याय नहीं मिल रहा। आप सोच रहे हैं आपके घर में रोटियां चलेंगी? जर्मनी नहीं बच पाया, यूरोप नहीं बच पाया, दुनिया के आस से टूट गया। जितने उन्होंने दुनिया में जाके नहीं मारे, यूरोप ने अपने लोगों को मार दिया उतना। आह तो लगेगी आपको जो आप कर रहे हैं, और जो खासकर न्याय नहीं दे रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपको ये पहले भी कहा था, हमारे यहाँ ये वाला मामला जबरदस्ती वाला नहीं है, अगवा वाला नहीं है। ये अगर कोई जाहिर है अपनी, मेरी इनसे बात हुई एक यूके में है और इंडिया में कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान हो, 100% मुसलमान हो, वो यूके में और इंडिया में नहीं छोड़ रहे हैं भाई। कहाँ है आप? ये क्या है ग्रूमिंग गैंग? हम कह रहे हैं, ये उनका एमपी कह रहा है, उनके पार्लियामेंट में डिमांड उठी कि ग्रूमिंग गैंग बनाओ, ये ग्रूमिंग गैंग से बचाओ हमारी बच्चियों को। वो क्या है ग्रूमिंग गैंग? क्योंकि वो क्रिश्चियन है और गोरी है इसीलिए ना।
मानवता को तो आपने गैर और हम और ये ऐसे करके पढ़ा दिया इन बच्चों को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो क्रिश्चियन है ना, वो गोरियां नहीं है। हमारे यहाँ क्रिश्चियन जो है, ये जो यहाँ के कदीम बाशिंदे थे, जो मैं तो अक्सर इनको द्राविड़ों के साथ जोड़ता होता हूँ, उनसे इनका ताल्लुक है। हमारे यहाँ क्रिश्चियन गोरे नहीं है। ये किसी की मैं मैं तौहीन नहीं यूके के करता। क्रिश्चियन की बात कर रहा था, मैं रंग में मैं नहीं जानता ये, और अच्छा, ये अच्छा। द्राविड़ और ये सब नॉनसेंसिकल थ्योरी है। उस हिसाब से आप कहाँ से, आप सेंट्रल एशियन है, आप भी नहीं फिर नहीं, द्रविड़ियन है। आप या तो द्रविड़ियन होंगे, सुनिए आसिफ साहब, या तो आप द्रविड़ियन है और या तो आप सेंट्रल एशियन है। ये कम्युनिस्टों की बोगस थ्योरी, मैंने कहा ना कहीं नहीं चले ये कम्युनिस्ट, इनकी सोशलिज्म हार गई। और मैंने आपसे कहा मैं किताब लिखूंगा, सबसे पहली कॉपी आपको भेजूंगा मैं। इनका सोशलिज्म हार गया। क्यूबा में जाके देखिए, खाने की दुकानों में वो जो कन्वीनियंट स्टोर होते हैं, सामान नहीं होता उसमें। और पॉलिटिकल सिस्टम की ये हालत है कि हर जगह डेमोक्रेसी आ गई, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। कहीं नहीं चले ये, इनका झूठ कहीं नहीं बिकेगा। झूठ 70 साल 100 साल चल सकता है, इनकी थ्योरी पे ना जाएं आप। अगर उस हिसाब से आप बताइए, आप द्रविड़ियन है या आप सेंट्रल एशियन है? इनकी थ्योरी में यही आपके पास दो ऑप्शन है। आप लोकल पर्सन नहीं है, आप सन ऑफ द सॉइल नहीं है इनके हिसाब से। आप बता दीजिए आप क्या है, सेंट्रल एशियन है? क्योंकि आप काले तो नहीं है, आपके हिसाब से काले द्रविड़ियन होते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी आपने कहा क्रिश्चियन जो है वो डार्क होते हैं और वो हमारे यहाँ द्रविड़ियन है, ये आपने अंडरस्टैंडिंग कैसे की है कि जो द्रविड़ियन है वो डार्क इन कॉम्प्लेक्शन होता है? जो बात की थी, मैंने उसका जवाब दिया था, वरना मैं रंग नस्ल की बुनियाद पे किसी पे भी नहीं करता तो मैं जानता हूँ ना। आपका वो सोच नहीं है, मैं ये जानता हूँ पर्सनली, एटलीस्ट आप ऐसे लगते हैं मुझे, आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी पर्सनल सोच ऐसी नहीं है, बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। यू आर अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं आपके साथ बात करना भी पसंद करता हूँ। मगर पॉइंट ये है कि डिनायल से तो नहीं होगा, जब तक आप डायग्नोसिस नहीं करोगे प्रॉब्लम, तो कैसे होगा? आप बताइए, आप सेंट्रल एशियन है साहब, आप मंगोल हैं, जी तो फिर आप द्रविड़ियन है। नहीं, दो ही मैं ऑप्शन है आर्यन आपके पास। हूँ। मेरे मैं आर्यन हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आर्यन जो कोई हमारे रेस नहीं है, ये सुनिए मैं आपको बताता हूँ। आर्यन जो है संस्कृत में, हमारा जो डीएनए, आर्यन अच्छा, जो, जो हमने सुन डीएनए लीजिए, करवाए हैं अपने, हमारे आर्यन जो शब्द डीएनए। जो है, मैं बताता हूं आपको, ये अनपढ़ है। आर्यन शब्द संस्कृत में आता है, आर्य मतलब जो अच्छा मनुष्य होता है, सादिक अमीन। जो आपका अमीन है वो संस्कृत में आर्य है। तो वहां से ये वर्ड उठाया और उसको उन्होंने रेस बना दिया, क्योंकि यूरोप दुनिया को रेस के फॉर्म में देखता है। आर्य वर्ड का संस्कृत वो परसेप्शन, संस्कृत सेंट्रल एशिया से आई है, वहां पे नहीं, गग अब चलता है। नहीं, अब वेद में ही गैर आर्यन कबाइल का भी जिक्र है। कोई गैर, बहुत वहां पे गैर आर्यन, आर्यन इंडिविजुअल है, आर्यन कोई कबीला नहीं है। आर्य इज एन इंडिविजुअल। हे आर्य, आर्य पुत्र, आर्य ये, आर्य जरा हमको इसको आज की डेट में हमारे आप जाएंगे उसको कहते हैं आदरणीय, आदरणीय जरा रास्ता दे दीजिए, ऐसे बोला जाता है। ये आप इनके उसको मत जाइए, ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी एंड ऑल दैट। उस हिसाब से आप ना तो हड़प्पन है और ना तो आप द्रविड़ियन नहीं है, ये तो प्रूवन है। आप हड़प्पन फिर नहीं बचे, क्योंकि हड़प्पन अगर द्रविड़ियन है तो आप तो नहीं हुए हड़प्पन। आप कहां से आए? कजाकिस्तान से आए हैं या तुर्कमेनिस्तान से आए हैं? आप तुर्क हैं। देखिए, हमारा डीएनए जो है वो करवा चुके हैं हम कई दफा, कि डॉक्टर इश्तियाक साहब ने सबसे पहले करवाया था अपना डीएनए, और वो जो 90% था वो यहीं का था और साथ सेंट्रल एशिया तो बात मिलता था। खत्म हो गई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी वहीं बंटाधार हुई अच्छा, दबा और उसका। साथ में काहे कि वो आर्यन मैं इन्वेजन थ्योरी सारे के सारे सेंट्रल एशिया से आए हैं। 5% सिर्फ उसमें यूरोपियन था। वो तो सबका 5% मिक्स हो गया है ना, वो सब छोड़े ना, सबका मिक्स हो गया है। वो सब मिक्स हो गया है। हम लोग यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं, क्यों इस तरीके की फूहड़ थ्योरीज को देना और ये प्रूव करना? उनका मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है इन कम्युनिस्टों का। क्योंकि जब एक हिंदू ये कहता है कि मुगल हमारे नहीं है, तो वो कहते हैं अगर मुगल तुम्हारे नहीं है क्यों? तो वो कहता है कि भाई वो आए हैं सेंट्रल एशिया से, ये बाहरी है, हम इनको नहीं मानेंगे, अपना नहीं स्वीकारेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम इनको नहीं स्वीकारोगे, तो वो ले आए आर्यन इन्वेजन थ्योरी। उन्होंने कहा पूरा का पूरा हिंदुइज्म बाहर से आया है, ये आए 400 साल पहले, तुम आए हो 2000 साल पहले। ये लॉजिक है उनकी। और फिर उन्होंने पूरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी और ये सब चीजें बकवास पढ़ाई उन्होंने, वो सिर्फ इसलिए कि आप अंग्रेजों को आप बनाते हो कॉलोनाइजर, और मुगल यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मिस्ट थे, जिनको अपने घर नहीं बनाने आते। जो मैं गया हूं कजाकिस्तान, जो रहते थे उसमें टेंट्स में,
जो अपना टेंट दिखाते हैं, अपने आप को नोमैड बताते हैं, उनको ये बता रहे थे कि इन्होंने सिविलाइजेशन कर दी। नहीं, हमारी सिविलाइजेशन पुरानी है, उनसे भी बहुत पुरानी है। तो बस बात खत्म, हम लोग एक लोग हैं। आपको इस्लाम एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी आइडेंटिटी मत डिनाई कीजिए। आप अल्लाह को पढ़ाइए, लेकिन अपने आप बच्चों को यह भी बताइए कि हम इसी मिट्टी के हैं। इस मिट्टी की रूट्स बहुत लंबी है, बहुत गहरी हैं, बहुत आगे तक जाती हैं। मिलके रह सकते हैं भाई हम। पाकिस्तान एक रियलिटी है, कौन मना कर रहा है? रहिए आप, खुश रहिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। आपके डीएनए में है वो, आपकी यहां से निकली है तक्षशिला से अर्थशास्त्र। मैकियावेली पैदा नहीं हुआ था, डीएनए नहीं था, स्पर्म भी नहीं था उसका, तब अर्थशास्त्र लिख दी थी। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्सास वो यूनिवर्सिटी से आपके ही थे। चाणक्य मुरे से ज्यादा आपका है, क्योंकि वो उसी इलाके में पैदा हुआ, उसी इलाके में पढ़ाया। वो उस समय गया था मगध में, क्योंकि मगध उस समय का सबसे बड़ा फेडरल यूनिट था इंडिया का। उसने कहा सारे राजाओं को जोड़ो, और वो अलक्षेंद्र यानी अलेक्जेंडर आ रहा है, उससे लड़ो जाकर के। तो वो मना कर दिया, वो कहा कि हम नहीं जाएंगे लड़ने, तुम जाके उससे जाओ। तो फिर वो आया पोरस के पास, और पोरस से बातचीत हुई, जो भी हुआ। तो वो इंडिया वॉज अ फेडरल स्ट्रक्चर, वो सब भारतीय थे। उसने कहा तुम्हारी ड्यूटी है, तुम भारत में। किसकी बात करें? मगध कौन गया था? जो चाणक्य थे, तक्षशिला में पढ़ाते थे। तक्षशिला आज की डेट में इस्लामाबाद के पास है। तो वो जब अलेक्जेंडर, तो वो वहीं के थे ना, आप ही के वंशज थे ना, वहीं पैदा हुए ना। तो उन्होंने, वो आए यहाँ, वो चूंकि जब उनको पता चला कि अलेक्जेंडर वर्ल्ड जीतने आ रहा है, यमनी उसको कहते थे, तो वो आए। उन्होंने कहा कि भाई तुम इस समय भारत की सबसे विशाल वो राज्य हो, तुम राजाओं को जोड़ो और आकर के लड़ो। तो मना कर दिया, हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तुम पागलों वाली बात कर रहे हो। हम वो अपने उसमें मदोशी में था। तो भारत शुरू से देखें, वो तो हमने, राजा पोरस ने खुद ही रोक लिया था, हमें मेरे ख्याल किसी की मदद की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। नहीं, तो ऐसे नहीं, वो बात पोरस नहीं, बात ये नहीं कि पोरस आपका था या हमारा था। भारतीय समाज में सबको अपने हिसाब से रहने की इजाजत थी। भाई तमिलनाडु में कोई रहते हैं, इसरो तो बेंगलोर में है, अब हम कह इसरो हमारा नहीं है। भाई आप कैसे एक दूसरे से बनते हैं? जो सिविलाइजेशनल अटैचमेंट होती है ना, तो बात वो होती है। अब जैसे मोदी जी के अगेंस्ट में सबसे, आपसे ज्यादा तो कलकत्ता टीएमसी है, उनको ही सारी गालियां देती हैं, पर वो भारतीय तो है ना। टीएमसी कहती है मोदी जी दंगा बाबू है, जबकि मोदी जी जैसा शरीफ व्यक्ति नहीं बना जितना उस व्यक्ति को इन लोगों ने प्रताड़ित किया। और इसीलिए मैं कर्म के सिद्धांत पे मानता हूं कि जितना इन्होंने उसको झूठ बोला बेचारे व्यक्ति के लिए, जितना प्रताड़ित किया, वो उतना ही सक्सेसफुल बन गया, उतना ही। अगर आप कहते हैं कि अल्लाह करता है सब कुछ, तो आप सोचिए इतना ज्यादा विशियस कैंपेन प्रधानमंत्री मोदी को इन लोगों ने किया, उस बेचारे के चरित्र का हनन। ही वॉज ऑलमोस्ट असैसिनेटेड, बट वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए 3 बार। और सारे जिन मुसलमानों के हत्या का दोष लगाया, देखिए आयरनी, देखिए आसिफ साहब, 1 मिनट आसिफ साहब, आयरनी देखिए, जिसको कहते हैं कर्म। जिस मुसलमानों की हत्या का दोष प्रधानमंत्री जी पे लगाया गया, उन्हीं मुसलमान कंट्रियों में सबसे ज्यादा उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। वो पागल है कि बुचर ऑफ गुजरात को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं? सोचिए कम्युनिस्टों के बारे में। अमेरिका में पाबंदी भी लगी थी ना इन पे, शायद जाने पे। इसी ये पाबंदी नहीं लगी थी, यहाँ के कुछ सांसदों ने मिलकर के, वो जो आपको नहीं पता है क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा। ये कम्युनिस्टों का जो राज था, उन्होंने इसको सॉफ्ट इस्लामिक स्टेट बना दिया था। वो ये प्रूफ करने पे लगे हुए थे कि जो मारा गया वहां पे, ये जो दंगे हुए थे, उस दंगे में इनका हाथ था। और उन्होंने उसकी वजह से पूरा एक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लेटर लिखा, उसको भेज दिया अमेरिका के उसमें कि भाई इनको बैन कर दिया जाए। तो उनके ऊपर पाबंदी लगी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एक दिन अमेरिका मुझे खुद बुलाएगा और अमेरिका उनको स्टेट गेस्ट के, क्योंकि यहां षड्यंत्र रचा गया। और अगर वो इतने ही गलत थे ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे ज्यादा तो सिक्योरिटी सर्विसेज सऊदी अरेबिया की होंगी, यूएई की होंगी, जॉर्डन की होंगी। उन लोगों ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। इसे कहते हैं थप्पड़ बाय द कर्मा। क्या आपने कहा कि वो मुसलमानों का हत्यारा है, और मुसलमानों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, मुसलमानों ने। मुझे ना एक चीज याद आ गई, वो जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा। जब ये चल रहा था किसान आंदोलन ईस्ट पंजाब में, तो उस वक्त एक वीडियो मेरे पास पड़ा होगा, मैं शेयर करूंगा इनके साथ, तो रिबाहा जी के साथ, तो ये आपको भेजेंगी। उसमें एक बंदा ये बात कर रहा है कि ये
वो जो जिसने कहा जा रहा है कि जो चाय बेचने वाला भी चाय ये नहीं बेचते थे, चाय इनके वालिद बेचते थे, वो पूरा एक फौजी का एक वीडियो है, एक वीडियो क्लिप। ये तो कहते हैं वहां पे देते हुए किसी के सामान उठा के भाग गए थे, इस टाइप का बड़ा लंबा चौड़ा सा मजाहिया किस्म का है। तो ये फिर इनको वहां से ये भाग गया, तो इस तरह हुआ ये। वो मैं भेजूंगा रिबाहा जी आपको, वो अगला इसकी बल्कि क्या जरूरत है? प्रोग्राम। कल को कोई एक वीडियो ये बना दे, अभिषेक मिश्रा फ्रॉड आदमी है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है बाबा। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कहां कहां किस किस वीडियो मेरे अगेंस्ट में आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया कि ये जहरीला इंसान है। आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बनाया है मेरे अगेंस्ट में, इसका दिमाग घटिया है, फिल्दी इंसान है ये। अच्छा, तो उससे क्या हो जाता? हाँ, अभी भी पड़ा होगा, आप उनके चैनल पे जाके देख लीजिएगा, घटिया सोच, फिल्दी। एनीवेज, पॉइंट में क्या कह रहा हूं, किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है, बट पॉइंट ये देखिए, कर्मा देखिए। आपने इमरान खान को बुलाया कि वो सादिक अमीन है और वो करप्शन में जेल में गए। आपने प्रधानमंत्री, आप मतलब हमारे आगे कम्युनिस्ट, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक ही इल्जाम लगाया कि ये मुसलमानों का हत्यारा है। और किस्मत देखिए, न्याय देखिए, जिसे कहते हैं ना लॉ जस्टिस ऑफ नेचर, इसी को नेचुरल जस्टिस कहते हैं। वो तमाचा मारा। सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, जॉर्डन ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, पैलेस्टाइन ने अपना सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, उसके बाद यूएई ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। यू जस्ट नेम इट। मलेशिया ने दिया, या मलेशिया ने दिया नहीं दिया मुझे याद नहीं है, मगर कम से कम 7-8 मुस्लिम कंट्रीज ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया। सऊदी अरेबिया से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं वो उन्होंने इस चक्कर में दे दिया ना अभिषेक साहब, उनकी वजह सुन लीजिए ना। उन्होंने इसलिए दे दिया कि पहले इसने गुजरात में सीएम थे तो इतना ज्यादा कर दिया मर्डर्स, अब प्राइम मिनिस्टर है, पता नहीं क्या कर दें, तो चलो इनको रोक लगाओ, इसी तरह इनको सिविलियन अवार्ड अपने दे दो, कम से कम उसी इसका का ख्याल मतलब आप करके। ये कह रहे कि अरबों को अपने मुसलमानों से प्यार नहीं है? नहीं, उन्हें प्यार था तो वो उन्होंने दिया, नेतन्याहू उन्हें को क्या नहीं बचाने दे के रहे लिए हैं? दिया। नेतन्याहू को भी दे उन्होंने तो दें। बचाने के वो लिए दिया। यही लॉजिक लगा दीजिए, नेतन्याहू साहब को दिला दीजिए कि शायद मुसलमानों का कत्ल रुक जाए। सबसे ज्यादा मुसलमानों को अरबी, आप तो नकली मुसलमान हो, तो आपको मानते ही नहीं मुसलमान, आपको अपना सिटीजनशिप तो देते नहीं हो, आप बेकार के मुसलमान हो, आपको ना जन्नत मिलेगी ना स्वर्ग मिलेगा, आप बीच में लटकोगे मुनाफकत की वजह से। पॉइंट ये है, जो असली मुसलमान हैं वो तो उनको ठोक रहे हैं, उनको दिलवा दीजिए नेतन्याहू को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। रोक दीजिए कत्लेआम पैलेस्टीनियंस का, जॉर्डेनियंस का, सीरियंस का, ईरानियंस का, तो ठोक ठोक के मारता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आखिरी नबी तो मुझे लग रहा है कि जूस के हिसाब से नेतन्याहू ही आ गया है। जो जूस को बचाने वाला उनके हिसाब से तो उनका बचा हुआ है, तो वो कह रहे वो नेतन्याहू है। अगर आप यही लॉजिक लगाइए कि मुसलमानों की हत्या को बचाना है तो दिलवा दीजिए ना। हाँ, वैसे तजवीज अच्छी है आपकी ये। नहीं काम करेगी, तजवीज एक काम दौर नहीं में करेगी। जो थे इसहाक रॉबिन को जब दिया था इन्होंने अमन का नोबेल इनाम, तो उसने भी वो काफी ज्यादा उस वक्त कर दिया था। तो वो तो नोबेल था ना, दैट वाज अ नोबेल प्राइज। आई होप यू मेक द डिस्टिंक्शन बाबा, ना करे ऐसा। मेरे तो वो नहीं दोस्त की नहीं, मम्मी कह करने का रहे थे समय इस आ रहा है। तरह। नहीं ये वैसे ना इस पे बात करते हैं इनसे, बल्कि मैं आपको ही भिजवाएंगे इस पे, ठीक कहाँ है सर, भिजवाएंगे? इसको ये कैंपेन चलाने के लिए। ना ना, हमने चलाया, हम तो भैया यहूद हनूद में से एक है। हम तो हनूद के साथ और यहूद के साथ है भाई। यहूद, हनूद और ये नसारा, ये एक हो चुके हैं। आपकी कोई गिनती नहीं है। आपको अरबी सिटीजनशिप नहीं देते, आप अरबी लड़कियों से शादी नहीं कर सकते, नस्ल नहीं बदल सकते, उन्होंने आपकी बदल दी है। तो पॉइंट ये है कि आपका कोई लेनदार नहीं है। यही साउथ एशिया में जो आप बदमाशी कर सकते हैं कीजिए। वहां पे तो वो आपको डंडे मारते, जरा सा 5-10 पाकिस्तानियों ने ना बीच में कहीं पे वो नुपुर शर्मा जी के वाले केस में ना उन्होंने वो जुलूस निकाल दिया कुवैत में, उन्होंने छित्तर मारा, उन्होंने कहा निकलो यहां से। अगले दिन बैंड पैक करवा के बोला निकलो यहां से, ये कतर है। 53% कतर की पॉपुलेशन नॉन कतरी है, सिटीजनशिप नहीं है। मोर देन द सिटीजन नॉन सिटीजनशिप रहते हैं वहां पे। ले लीजिए सिटीजनशिप, जरा इस्लामी भाईचारा दिखे हमें। कौम, कौम देखे, नेशनैलिटी उसको कहते हैं ना, जरा ले लीजिए कौम, कौमियत का सिटीजनशिप। ना करे ऐसा, जीने की इच्छा मेरी देखिए वैसे ही कम है मियां आसिफ साहब, ऐसी बातें करके आप और कम कर दे रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मियां साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दे इजाज़त। थैंक यू सो मच।